और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कठुआ रेप मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर आपको दे दें। कठुआ रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरोपी शुभम सांगरा पर बालिग के तौर पर चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द किया है। निचली अदालत ने जुवेनाइल होने के आदेश। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, उम्र तय करने के लिए पुख्ता सबूत जरूरी नहीं तो मेडिकल ओपिनियन ही सही तरीका। तो बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। कठुआ रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ताल्लुक से आरोपी शुभम सांगरा पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलेगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द किया है। निचली अदालत ने जुवेनाइल होने के आदेश दिए थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, उम्र तय करने के लिए पुख्ता सबूत जरूरी नहीं तो मेडिकल ओपिनियन तरीका। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी दिल्ली से सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम ये मामला रहा है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसमें कहा गया है? जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में कि 10 जनवरी 2018 को जब ये केस जम्मू कश्मीर में समय पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को हिला दिया था। न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश भर में इस प्रकार की जो घटना हुई थी उसकी बहुत ज्यादा निंदा की गई। हालांकि मामले में सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में कई लोगों को दोषी करार दिया गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिस आदेश में हाईकोर्ट ने यह माना था कि जो फिलहाल नाबालिग के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था इस पूरे मामले में आरोपी शुभम नारंग, उसको फिलहाल बालिग तौर पर अब ट्रीट करेगी अदालतें। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में जस्टिस पारदीवाला ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाते हुए यह कहा कि इस पूरे मामले में आरोपी के उम्र के लिए जो मेडिकल एविडेंस है, यानी कि जो बोन मैरो टेस्ट हुआ था, बोन टेस्ट होता है असली उम्र का पता लगाने के लिए, उसको सही मानते हुए, मेडिकल ओपिनियन को आधार मानते हुए आरोपी को बालिग एक्यूज्ड के आधार पर ट्रीट करने का आदेश दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि अब जो कठुआ गैंगरेप मामला था जिसमें आरोपी नाबालिग के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था, उस पर अब आईपीसी की उन तमाम धाराओं को फिलहाल शामिल किया जाएगा जो फिलहाल बालिग के तौर पर मुकदमा चलाने के लिए माना जाएगा। हालांकि यह माना जा रहा था कि जो फिलहाल आरोपी इस मामले में शुभम नारंग है वो मामले में बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज पर था, उसने पीड़िता को बहुत ज्यादा परेशान किया था और जो एविडेंस थे उसके खिलाफ कहीं ना कहीं पर्याप्त थे, लेकिन उसके उम्र का मामला कहीं ना कहीं फंस रहा था जिस पर निचली अदालत ने यह माना कि इस पूरे मामले में जो आरोपी फिलहाल शुभम नारंग है वो नाबालिग है। लेकिन जब उसका बोन टेस्ट करवाया गया और उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस पूरे आधार को सही मानते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का यह फैसला, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हिना बहुत बड़ा फैसला होगा। अब इस पूरे मामले में नाबालिग के तौर पर अपने आप को आरोपी शुभम मान रहा था, अब उस पर मुकदमा बालिग के आधार पर चलाया जाएगा। जी सुशील, किस तरह से आप देखेंगे कितना इसका फर्क जो है वो आगे आने वाले दिनों में इस अहम कार्रवाई पर पड़ेगा? जी देखिए, निश्चित रूप से इसका फर्क बहुत लार्ज इशू पर आने वाले समय में जब मुकदमा यानी कि ट्रायल के स्टेज पर अब चलेगा, क्योंकि नाबालिग के तौर पर अगर इस पूरे मामले में मुकदमा ट्रीट किया जाता तो जो नाबालिग है उसको कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन अगर इस पूरे मामले में एक एक्यूज्ड के आधार अदालतें ट्रायल में आगे बढ़ेंगी तो उसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है। जो फिलहाल इस पूरे मामले में अदालतें एविडेंस के आधार पर अगर ट्रायल करती हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास उनके जो हाथ हैं वो खुले होंगे, क्योंकि अगर इस पूरे मामले में आरोपी जो शुभम नारंग है उसको बालिग के तौर पर अदालतें ट्रीट करती हैं तो आईपीसी की उन तमाम धाराओं पर उस पर चार्ज किया जाएगा जो उसके खिलाफ सबूत माने जाएंगे। अगर इस पूरे मामले में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जांच एजेंसी के पास तो उसमें कहीं ना कहीं फांसी और उम्र कैद तक का भी प्रोविजन है, जो फिलहाल अदालतें इस पूरे मामले में अपने
आते हुए इस पूरे मामले में भविष्य में दे सकती हैं। अगर नाबालिग के तौर पर आरोपी शुभम नारंग ट्रीट किया जाता तो शायद अदालतों के पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता, जिसमें शायद जो आरोपी शुभम नारंग है उसको उतनी पर्याप्त सजा नहीं मिल पाती। लेकिन अगर बालिग के तौर पर हिना इसको ट्रीट किया जाएगा तो आईपीसी के उन तमाम प्रोविजन को इसमें एड ऑन किया जाएगा जो किसी भी नाबालिग पीड़िता के साथ अगर गैंगरेप में शामिल आरोपी के साथ ट्रीट किया जाता है। जी सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इस अहम मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Okay, you had a query? One second, I saw your hand first, please. I'm Ravinder Singh. No, you need to go microphone. Sir, I'm Ravinder Singh Robin. I contribute to BBC. Do you expect President Putin to be a part of the next coming G20 summit in India? Will it be a challenge for India? Sorry, challenge? For India to bring all the leaders. Oh, okay. Okay. I'll take it one round. We have a bit of a short time crunch. Please. सर, प्रणय उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ से। सर, भारत की प्रेसिडेंसी एज्यूम करने से पहले ये जो मीटिंग थी इसके अंदर प्रधानमंत्री ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी क्या भूमिका तैयार की या क्या विषय जो हैं जिनके ऊपर विश्व नेताओं के साथ समर्थन मांगा हो, या किस तरीके से उसका आधार तैयार किया गया इस बैठक के अंदर? हमारी प्रेसिडेंसी के बारे में? हमारी प्रेसिडेंसी से पहले। There was somebody else? There are some more people? Okay. Maybe let me take one of the topics. I've got a few questions on the outcome document. There was some question on President Xi Jinping and Prime Minister's brief interaction. Anybody else on that one? You have one? Okay, Geeta, I'll give you that. Let me just tick off. I don't want to come back to the same questions. Just a specific question, Geeta Mohan from India Today, on whether if Prime Minister's speech, CEO, where he said this is not the era of war, has that been incorporated and included in the outcome document? तो अरिंदम बागची यानी बाली से विदेश मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग आपको बताएं कि बाली में G20 की बैठक लगातार जारी है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। कश्मीर से एक बेहद अहम खबर आपको दे दें, इनकम टैक्स के 2 जगहों पर छापे पड़े हैं। अवंतीपुरा में खैबर मिल्क फैक्ट्री पर यह छापा पड़ा है, वहीं गुलमर्ग में खैबर होटल पर आईटी की ये छापेमारी की गई है। तो बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। आईटी के छापे के ताल्लुक से कश्मीर से ये बेहद अहम खबर, इनकम टैक्स के 2 स्थानों पर छापेमारी की गई है। अवंतीपुरा में खैबर मिल्क फैक्ट्री पर यह छापेमारी की गई है, वहीं गुलमर्ग में खैबर होटल पर आईटी की ये छापेमारी की गई है। जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस मामले पर कुछ और दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दे दी। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया था और कहा था कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अनंतनाग के वनहामा में 3 नवंबर को हुए आतंकी हमले में घायल नेपाल निवासी तिल बहादुर थापा की मौत हो गई है। बहादुर थापा का स्किम सूरा में इलाज जारी था। श्रीनगर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस हमले में 2 लोग घायल हुए थे। दोनों पर एक निजी स्कूल में यह हमला किया गया था। हम इस वक्त शमशान भूमि करण नगर श्रीनगर में है और यहाँ पे जो 3 नवंबर को तिल बहादुर एक नेपाली शहरी मिलिटेंट अटैक में ज़ख्मी हुआ था और कल स्किम्स में वो मर गया, यानी अपने ज़ख्मों की ताब न लाकते हुए चल बसा। आज यहाँ शमशान भूमि करण नगर में उसके आखिरी रसूमात, उसके लास्ट राइट्स हो रहे हैं और यहाँ पे अंदर इजाज़त है नहीं कैमरे की, लेकिन मैं जो आंखों से देख के आया हूँ, एक 5 साल का बच्चा अपने बाप की लाश देख रहा है। तिल बहादुर का एक और बेटा भी है जो थोड़ा सा उससे बड़ा है, 15-16 साल का, जो उसकी शक्ल से लग रहा है वो इतना बड़ा है। वो 2 बच्चे, एक बेटा, जो 2 बेटे हैं उसके, वो अभी यहीं पे थे, उनके साथ रहते थे अनंतनाग में जहां वो गार्ड की नौकरी कर रहे थे। और उनका एक भाई जो नेपाल से
शायद बुलाया गया है, इतना कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वो भी मौजूद हैं। कुछ और लोग हैं नेपाल के जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हैं, सालों से काम करते हैं। जैसे टिल बहादुर काम करता था एक गार्ड की पिछले 15 साल से यहाँ अनंतनाग में, लेकिन कभी उनको परेशानी पहले हुई नहीं। पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि ये टारगेट, कई ऐसे लोग मारे गए जो आम शहरी हैं, मज़दूर हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ काम करते हैं, कितने सैकड़ों किलोमीटर अपने घरों से दूर यहाँ आम लोगों के साथ घुल मिले हुए सालों से काम कर रहे थे। लेकिन टिल बहादुर की तरह कई लोग मारे गए और शमशान भूमियों में वो जलाए गए, ये लाशें गई। लेकिन सवाल हम सब के लिए कि क्या एक इंसान को इज़्ज़त से, हिफाजत से काम करने का हक़ हासिल नहीं? कश्मीर की इस वादी ने कितने सितम देखे, कितना जुल्म देखा। इस जुल्म को बंद होने की कोई राहें तलाश करनी होंगी। कैमरा पर्सन फेरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। आरएसपुरा के कुतुमजाम इलाके में काफ़ी लंबे समय से रोड की खस्ता हालत से आए दिन यहाँ हादसात पेश आते हैं। रोड का निर्माण न होने के सबब स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। लोगों का कहना है कि 4 साल से लगातार यहाँ के स्थानीय लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को पक्का किया जाए, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी से मांग की कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। ਸਾਡੇ ਕੁਤੁਮਜਾਮ ਦਾ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਣੇ ਦੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਕਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੈਂਕਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖੱਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੜੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਰੋਡ ਨੂੰ एक 700-800 फैमिली है और जिन्हों ये रोड लगता है और 2-4 पिंडा नूं अगे रोड लगता, मगर इस रोड की कोई गौरमेंट सुध नहीं ले रही। वो सानू ये पता नहीं, कोई आखदे भी पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, या पैसे का बिल कढ़ा के खा जाते हैं या रोड वाल देखते नहीं पे भी है। अहीं गौरमेंट अगे फिर अपने खास करके LG अगे रिक्वेस्ट करने भाई इस रोड की सुध ली जाए और इस रोड का काम जल्दी तो जल्दी लगाया जाए। कुतुमजाम का रोड आया, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਖੱਡੇ ਪੇ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤੁਮਜਾਮ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਬਲੈੜ ਤੱਕ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages. आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गुज़िश्ता कई सालों से दरियाए तवी कचरे के ढेर में तब्दील होती जा रही है। नगरोटा से लेकर डिक्की तवी क्षेत्र तक तवी नदी में 25 छोटे बड़े नाले गिर रहे हैं। इसके साथ ही शहर की गंदगी नालों से होते हुए दरियाए तवी में गिरती है, जिसमें जहरीले कचरे के ढेर हैं जो इसके जल को प्रदूषित करते हैं। नदी के किनारों पर अवैध कब्जे के कारण सरकार नदी की साफ सफाई की परियोजना को पूरा नहीं कर पा रही है। पेश है जम्मू से हमारे संवाददाता राजन वैद की ये रिपोर्ट। तवी नदी जम्मू में सूर्यपुत्री तवी के नाम से भी मशहूर है। इस नदी की दीगर अहमियत के अलावा ये नदी जम्मू के लोगों के लिए अपनी ज़ात और मसलक से क़त्ए नज़र बहुत ज़्यादा मजहबी अहमियत रखती है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ तवी नदी कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। इसके अलावा जम्मू शहर के 16 नाले तवी नदी में गिरते हैं जो इसे मज़ीद आलूदा बनाते हैं। अगरचे हुकूमत ने मुनासिब ड्रेनेज निज़ाम के ज़रिए इसे साफ़ करने के लिए एक बावकार मंसूबा शुरू किया, लेकिन तवी नदी के किनारे लोगों के गैर कानूनी कब्ज़ों ने इस प्रोजेक्ट की तकमील में कई रुकावटें खड़ी कर दी हैं। तो हमारे पास अगर आज की डेट में उनको ड्रेनेज प्रोवाइड करना है तो उनको अपना एग्जिस्टिंग ड्रेनेज पूरा तोड़ना पड़ेगा, तभी उनको हम ड्रेनेज प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज है वो हायर कंटूर पर है, या फिर हमारे एग्जिस्टिंग ड्रेनेज को उनसे कनेक्ट करने के लिए बीच में 10 घर तोड़ने पड़ेंगे, तभी हमारे एग्जिस्टिंग ड्रेनेज से वो कवर हो सकते हैं, क्योंकि दिया गया है कि वो कनेक्शन तब तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम जो है 2-4 घरों को नहीं तोड़ेंगे। वहीं हुकूमत के नुमाइंदे और आम लोग तवी नदी की इस हालत के लिए इंतजामिया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत ने वक्त रहते गैर कानूनी कब्जों को क्यों नहीं रोका, जो कि उनकी नाक के नीचे हो रहे थे। ये तो देखिए ना, ये तो महकमा की जिम्मेवारी बनती है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। कौन कहाँ क्या कर रहा है ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। गवर्नमेंट को इस चीज़ के आगे आना चाहिए। हम तो किसी को मकान बनाने से नहीं रोक सकते हैं ना। ये किसकी लैंड है? जेडीए की लैंड है, फॉरेस्ट की लैंड है और की लैंड है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि गवर्नमेंट वहाँ आए, विजिट करे कि भाई आप ये यहाँ पर अगर मकान बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो किस बेस पे कर रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बताया कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, और फिर सॉइल इरोजन के, वाटर इरोजन के, फॉरेस्टेशन के, पेड़ लगाओ के, ये इतनी चीज़ें अगर स्कीम इम्प्लीमेंट है गवर्निंग बॉडीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये तो छोटा सा काम है इनके लिए। तवी नदी जम्मू को जिसके नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, आज पिछले कई सालों से ये मैली हो चुकी है। इंक्रोचमेंट के चलते वो प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं कर पाए जिससे ये साफ़ हो पाती। वहीं लोगों का कहना है इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इन सब की गलतियों के पीछे तवी का क्या कसूर है, इसकी क्या गलती है, जिसका खमियाजा आज तक ये भुगत रही है। कैमरामैन साहिबा के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बानीपुरा में पहली बार दिव्यांग बच्चों के लिए कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन अलीस स्पोर्ट्स एकेडमी ने किया। शिविर के दौरान शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और अन्य खेल खेलते देखा गया। बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ नजर थी। ये बच्चे पहली बार इस तरह के किसी शिविर में भाग ले रहे हैं, जबकि इन बच्चों के शिक्षकों का कहना है कि इन बच्चों में हुनर की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है इन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की। एक्चुअली हमने डिसेबल्ड बच्चों के लिए यहाँ पर एक कोचिंग कैंप रखा है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, लाइक उसमें हमने रखा है बास्केटबॉल, हैंडबॉल और
जो बैडमिंटन है, क्योंकि ये बच्चे भी खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें एक्चुअली बड़ा अच्छा स्कोप है। पैरा ओलंपिक्स तक अगर आप देखोगे, पैरा स्पोर्ट्स एक बड़ा फेमस आजकल चल रहा है। जितने भी ये डिसेबल्ड बच्चे हैं इसमें अपना नाम आगे कर सकते हैं, और इसमें हम डिस्ट्रिक्ट बड़ा शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छा खेले, और जो इससे ज़्यादा और अच्छा खेले। मुझे यहाँ आकर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज व्हील चेयर पर बैठे खेल रहा हूँ। मैं पहली बार आज इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा हूँ। आज हमारी कोचिंग चल रही है और हम आगे कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम आगे बढ़े और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। सपोर्ट्स में तो इनको बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं एकेडमिक्स में मैं भी ये लैक करती हूँ, बिकॉज इनको उतना वैसा इन्वायरमेंट नहीं, अब पहले से बेटर हो रहे हैं, लेकिन उतना फिर भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी बाकी जो चीज़ें सपोर्ट्स वगैरह उसमें इनको बहुत टैलेंट है। अगर इनको ऐसे सपोर्ट मिले तो मे बी ये बहुत कुछ आगे कर सकते। खबर लद्दाख से है। जेडीओ संकू ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संकू में जोनल लेवल के फूड मेले का आयोजन किया। फूड पोषण के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया गया। संकू जोन के 18 स्कूलों ने इसमें भाग लिया। खाने पीने के यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स दिखाई दिए। एमएस वरुणा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, एमएस सुचे ने सेकेंड पोजीशन। जेडईओ समेत कई दीगर लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। यहाँ गरा है स्कूल संकू में, तो संकू जोन का जोन लेवल का जो कुक कंपटीशन थे एमडीएम का, जो पीएम पोषण से अभी चेंज हुआ है, तो उनके कुक का जो यहाँ कंपटीशन था वो मुनक़िद किया। 12 तारीख को हमने क्लस्टर लेवल पे स्कूलों का कंपटीशन कराया था, तो उनमें 2 कुक को हमने सिलेक्ट किए थे। तो जो सिलेक्ट हुए थे उनको आज हमने जोनल लेवल पर यहाँ पर कुक कंपटीशन रखा था। तो आज हमने यहाँ पर उस कंपटीशन को मुनक़िद कराया, जिसमें हमने हेल्थ टीम की तरफ से भी इसके कुक जो उन्होंने खाना बनाए थे उनकी हाइजीनिक प्रोसेसों को देखने के लिए, या ये लोग किस तरीके से पकाते हैं, क्या करते हैं और कैसे होना चाहिए, उनकी सही जजमेंट के लिए हमने हेल्थ एजुकेशन के न्यूट्रिशन जो एडवाइज़र भी हमने यहाँ लाए थे, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और बाकी हमारा यहाँ का संकू का एडवोकेट ये जो आशिक साहब थे, उसको भी ऐसे जज हमने यहाँ लाए थे, और हमारा जो रिव्यू मैडम थी जज के लिए। तो इसमें कम से कम हमारे 18-19 स्कूलों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो उनके जो बनाए हुए खानों को सही तरीके से चेक करके उसमें से अभी हमने 2 कुक को हमने मुंतखब किया है, जिसमें एमएस वरुणा का कुक और को खास ऑफिसर ये उनको मिला है। तो इंशाल्लाह जिस दिन डिस्ट्रिक्ट कुकिंग कंपटीशन होगा उसमें संकू जोन की तरफ से ये लोग दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ जाके वो लोग संकू जोन का रिप्रेजेंट करके वहाँ पर उस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। तो बाकी यहाँ का जो आज का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल बहुत ही फ्रूटफुल और फायदेमंद है। वो तो सही बात है। आप देखो ज़माने के हिसाब से उनको जो तनख्वाह मिलता है वो बहुत कम है। तो इसके लिए हमने आगे प्रोसेस भी किया, हमने रिक्वेस्ट भी किया था, और हमारे डायरेक्टर साहब खुद ने इस पर इनिशिएटिव लिया था, और उनको कम से कम कैजुअल का जो लो इनका जो रेट है उस हिसाब से उनको बढ़ाने के लिए आगे भी डायरेक्टर साहब ने प्रोसेस किया था। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही उनका भी ये डिमांड पूरा हो जाएंगे, और उनको अपना जो हक जो है वो इंशाल्लाह टाइम पर मिलेंगे। Diringa chandi ka competition chocho garal high school sound ka then na government medal school bharona ache kochma first position kayo अच्छा संकाती मेहनत बसेस पाचा खची जचास। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है
कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसीज, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ ही हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Languages.